नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आइए देख लेते हैं कि मंगलवार की सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए कैसे संकेत है। कह सकते हैं थोड़ी मिलीजुली सी ढीली सी शुरुआत हुई है। सपाट इस समय गिफ्ट निफ्टी है 21,800 के ऊपर, 10 अंकों की स्ट्रेंथ तो यहां दिख रही है। डाउ फ्यूचर्स 27 अंक कमजोर है। नास्डैक फ्यूचर्स की बात करें बिल्कुल फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ प्रेशर एशियन मार्केट जरूर झेल रहे हैं। जापानीज मार्केट निके 250 अंक नीचे है और बाकी जितने मार्केट्स खुल रहे हैं वो आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट आधे से पौन % की कमजोरी लेकर ही खुल रहे हैं। प्रेशर में तो कमोडिटी बाजार भी लगातार दिखाई दिया है। सोना, चांदी, कच्चा तेल, मेटल्स सब पर मजबूत डॉलर का प्रभाव पड़ा है। क्या कुछ हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, इक्विटी कमोडिटी मार्केट में ये प्रेशर क्यों बना है, पूरी डिटेल लेकर मेरी सहयोगी नुपुर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नुपुर, परसों तक तो सब ठीक था, बीते हफ्ते तक ये एकाएक क्या हो गया अमेरिकी मार्केट्स में? कमोडिटी मार्केट में भी प्रेशर है? बिल्कुल, जो फेड चेयरमैन साहब उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और वहाँ से काफ़ी कुछ सामने निकल कर आया, जिसकी वजह से कल बॉन्ड यील्ड में उछाल देखा और डॉलर इंडेक्स में हमने जो है वो बढ़त आती हुई दिखी। और कल इसीलिए जो रेट कट की संभावना थी वो अब जो मार्च के बाद है वो टलती हुई नजर आ रही है। अब सिर्फ 16% जानकार ऐसा मान के चल रहे कि मार्च में रेट कट होगा और यही आंकड़ा एक महीने पहले 64% जानकार ये मान के चल रहे थे कि मार्च में ही रेट कट आता हुआ दिखेगा। कल थोड़ी नरमी थी अमेरिकी बाजार में, रिकॉर्ड लेवल से थोड़े फिसलते हुए भी नजर आए। डाउ में देखे तो 350 अंक की गिरावट आपको नजर आएगी। उठापटक देखने को मिली कल और नैस्डैक भी 30 अंक नीचे बंद होते हुए दिखा। तो रिकॉर्ड लेवल से थोड़ा फिसलते हुए कल अमेरिकी बाजार हमें नजर आए, लेकिन जो उसका बड़ा रीजन यही था कि जो कमेंट्री सामने आई है फेड चेयरमैन साहब की तरफ से एक इंटरव्यू में, जहां पे उनका फोकस पूरा इन्फ्लेशन की तरफ है। उनका क्लियर ये इंडिकेशन था कि वो फिलहाल मैक्रो डेटा पर नज़र रखे हुए हैं और जो इन्फ्लेशन का आंकड़ा है 2% उसे अचीव करने के लिए उनका पूरा फोकस है, जिसकी वजह से तो मार्च में रेट कट की संभावना थी वो अब पूरी तरह से टलती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से कल कमजोरी देखने को मिली। और इसका इम्पैक्ट हमने बॉन्ड यील्ड पर कल देखा। 10 साल की बॉन्ड यील्ड करीबन 15 बेसिस पॉइंट उछलकर 4.15% के आसपास जाती हुई नजर आई। डॉलर इंडेक्स भी देखें तो 3 महीने की ऊंचाई पर 104 के पार जाता हुआ कल नजर आया। अमेरिका के जो जितने भी मैक्रो डेटा सामने आ रहे हैं, या तो जॉब्स डेटा हो, सर्विस के डेटा हो, सारे मजबूत सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से तो रेट कट की संभावना टलती हुई ही नजर आ रही है। जो आंकड़ा मैंने आपको बताया कि अभी सिर्फ 16% जानकार ये मान के चल रहे हैं कि जो मार्च में वो रेट कट होगा और एक हफ्ते पहले ये 25% था और एक महीने पहले तो 64% लोग ये मान के चल रहे थे कि रेट कट पहला अभी मार्च में ही आता हुआ नजर आएगा। नतीजों का भी कल असर देखने को मिला। मैक्रो ही नहीं, सिर्फ माइक्रो लेवल पे भी देखेंगे तो आपको काफ़ी सारी कंपनीज के नतीजे आते हुए नजर आए। मैकडॉनल्ड्स के साथ शुरुआत करें तो मिला जुला क्वार्टर रहा था कंपनी के लिए, जिसकी वजह से करीबन 4.25% का कट यहाँ पे देखने को मिला। तो ब्रॉड बेस्ड कल कमजोरी थी। नतीजों का भी एक रीज़न यहाँ पे था। बोइंग में देखें तो करीबन 1.5% का कट आपको नजर आएगा। जो मैक्स 737 है उनकी दिक्कतों के चलते यहाँ पे कल कमजोरी आती हुई नजर आई। टेस्ला भी कमजोरी के लिहाज से पीछे नहीं था। कल करीबन 4.25% का कट यहाँ पर भी देखने को मिला, क्योंकि कंपटीशन और प्राइसिंग प्रेशर लगातार यहाँ पे बनता हुआ दिखा है, जिसकी वजह से स्टॉक में कल कमजोरी आती हुई दिखी। सिर्फ यूएस में ही नहीं, कल यूरोप में भी कमजोरी थी। तीनों के तीनों इंडेक्स अगर आप देखें तो लाल निशान में ही ट्रेड करते हुए नजर आ रहे थे। और इनफैक्ट कल हमारे बाजार में भी आखिरी के 1 घंटे में हमने कमजोरी देखी थी, तो काफ़ी कुछ प्रीएम्प्ट कर चुके थे कि कल कमजोरी रह सकती है अमेरिकी बाजार में। कमोडिटी की बात करें तो इक्विटीज़ की तरह यहाँ पर भी कल चौतरफा गिरावट ही देखने को मिली। कच्चा तेल देखें तो $78 के पास आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। मजबूत डॉलर इंडेक्स का इम्पैक्ट हमने मेटल्स पर देखा, वहाँ पे कमजोरी थी। सोना $15 गिरकर 2040 के पास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है और चांदी में भी 2% की गिरावट आपको नजर आएगी। कॉफ़ी, गेहूं और रॉ शुगर की कीमतों में भी कमजोरी देखने को मिली। तो इक्विटीज़ और कमोडिटीज़ दोनों में ही कल कमजोरी थी। रेट कट की संभावना मार्च से तो फिलहाल टलती हुई नजर आ रही है और जो जानकारों का मानना है 16% ही अब रह गए कि मार्च में रेट कट आ सकता है। तो मैक्रो डेटा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से फेड चेयरमैन साहब ने क्लियरली इंडिकेट किया कि उनका फोकस अभी फिलहाल इन्फ्लेशन को कम करने पर
है 2% के टारगेट पर लाने पर है। चलिए, तो चौतरफा गिरावट हमने इक्विटी, कमोडिटी, स्पेस सब में आते हुए देखिए। धन्यवाद नुपुर पूरी डिटेल के लिए। आइए अब जान लेते हैं कि जिस तरह के ग्लोबल संकेत हमें मिलते हुए दिखा दे, उन सब के बीच आज हमारे मार्केट में आपको क्या ट्रेडिंग रणनीति अपनानी है, उन सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सब मॉर्निंग क्यूज तो अच्छे नहीं निकल के आ रहे हैं, अब क्या करना है सर? हमारा जिस तरह का प्रदर्शन कल रहा है और अब जो क्यूज आ रहे हैं ग्लोबल मार्केट से, निफ्टी बैंक निफ्टी, क्या करें? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, संकेत थोड़े कमजोरी की तरफ है। अमेरिकी बाजारों से एक्सपेक्टेड लाइन पर है। कल सुबह जब हम शो कर रहे थे, हम बात कर भी रहे थे कि देखिए अमेरिकी बाजारों में हमारे टारगेट जो 38,500 39,000 की रेंज के थे, डाउ वहां तक पहुंच चुका है। अब यहाँ पर थोड़ा सा रुकना चाहिए। एक तरफा जो बढ़िया तेजी बनती हुई दिख रही है उस पर थोड़ा ब्रेक लगेगा, और उसके कारण भी थे कि डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड में थोड़ी सी जो बढ़त होती दिखी है। और आप देखिए कल कारण कुछ भी रहा हो, चाहे जेरेमी पावेल साहब का स्टेटमेंट रहा हो जिसमें उन्होंने कहा कि ब्याज दरें जल्दी से नहीं घटेगी, वो पता भी था कि नहीं घटने वाली है, लेकिन उसी के दम पर थोड़े से अमेरिकी बाजारों ने करेक्शन का एक बहाना ढूंढा है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा ग्लोबल मार्केट का असर पड़ेगा। वैसे हार फ्लोज के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसी कोई बिकॉली का आंकड़ा कल भी एफआईएस की तरफ से आया नहीं है, और उस लिहाज से अगर आप देखें तो बाजार हमारे मिले जुले रह सकते हैं। कमजोर शुरुआत हो सकती है, शुरुआत हो तो निचले स्तरों पर बाजार सपोर्ट लेने की कोशिश भी करेगा, और जो सपोर्ट रेंज है हमारे बाजारों के लिए वो 21,650 21,725 के आसपास होगा। यहाँ पर आपको सपोर्ट लेते हुए बाजार नजर आएंगे, और ऊपरी स्तरों पर 21,850 21,950 की रेंज होगी जहाँ तक बाजार जाने की कोशिश कर सकता है। इस पर आपको करना है फोकस निफ्टी के लिहाज से। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, बैंक निफ्टी निचले स्तरों पर 45,375 45,550 ये पहला सपोर्ट जोन है। मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद जल्दी से आसानी से टूटे ना, और ऊपरी स्तरों पर 46,000 के ऊपर टिकने में मुश्किल आ रही है। तो 46,050 46,200 सप्लाई जोन है जहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग वाली थोड़ी बहुत आती दिख सकती है। तो शुरुआत के बाद इंतजार करें, अगर थोड़ा ऊपर मिले तो वहां पर हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग वाली की जा सकती है। रुकावट के लेवल के आसपास थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करें, और सपोर्ट लेवल के आसपास हल्की फुल्की खरीदारी करें। और जो भी ट्रेड ले आप टुकड़ों में लें, एक साथ पूरी पोजीशन न लें। 2 या 3 लेवल पर आप ग्रेजुअली बिकवाली करेंगे, ग्रेजुअली खरीदारी करेंगे तो आपके लिए दिन के लिहाज से ट्रेडिंग रणनीति सही साबित होगी। वैलिड पॉइंट से धन्यवाद हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि क्या रेंज आज समझ के चलनी है, एंड ऑफ कोर्स क्या रणनीति इन लेवल्स पे अपनानी है। आइए, खबरों के दम पर भी भरपूर एक्शन देखने को मिलेगा। हम देख रहे हैं दिसंबर तिमाही के नंबर्स भी निकल के आ रहे हैं, तो पूरी डिटेल लेकर आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, मॉर्निंग, पहले तो बताइए कि कल कौन कौन से नंबर्स आए। मॉर्निंग नेहा, देखिए सबसे पहले भारतीय एयरटेल, यहाँ पर नतीजे थोड़े से मिक्स नजर आ रहे हैं, क्योंकि ARPUs में आप देखिए 2.5% की बढ़त है। 206 रुपये के आसपास का एस्टिमेट था, इसके मुकाबले 208 की ARPUs है। ग्रोथ यहाँ पर 2% की देखने को मिली है, लेकिन कामकाजी मुनाफे की बात करें तो मात्र 1.5% की बढ़त है, और एडजस्टेड मुनाफे में देखें तो 12% की गिरावट आपको देखने को मिली, क्योंकि इस बार एक्सेप्शनल लॉस भी है 130 करोड़ का। हालांकि ब्रोकरेज हाउस की तरफ से क्या रिपोर्ट्स हैं आगे आपको बताएंगे। अशोक लेलैंड, यहाँ पर आप देखिए नतीजे काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। हर पैमाने पर अगर आप देखें तो नतीजे अनुमान से काफ़ी बेहतर देखने को मिले हैं। कामकाजी मुनाफे में 40% की ग्रोथ है, 1000 करोड़ का अनुमान था, 1114 करोड़ का आंकड़ा आया है। मार्जिन्स की बात करें तो 8.8% से बढ़कर 12% और 10.9% का एस्टिमेट था, और मुनाफे में भी दमदार 61% की ग्रोथ देखने को मिली है। तीसरी तिमाही जो है अब तक की सबसे बेस्ट तिमाही यहाँ पर देखने को मिली है। टाटा केमिकल्स, नतीजे काफ़ी कमज़ोर देखने को मिले हर पैमाने पर। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूँ कि मुनाफे में भी गिरावट देखने को मिली, और कामकाजी मुनाफा जो है वो 41% घटा है। 750 करोड़ का आंकड़ा एक्सपेक्टेड था, इसके मुकाबले केवल 542 करोड़ का आंकड़ा यहाँ पर दर्ज हुआ है। मार्जिन्स पर भी डिसअपॉइंटमेंट है, और सभी ज्योग्राफीज़ में प्रदर्शन काफ़ी कमज़ोर देखने को मिला। कैश के कुछ स्टॉक्स की बात की जाए तो आस्क ऑटोमोटिव यहाँ पर खास फोकस रखेगा, क्योंकि नतीजे बड़े दमदार लग रहे हैं। 29 करोड़ का जो मुनाफा था इस बार बढ़कर 50 करोड़ हो गया, 72% की बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिली है, और मार्जिन्स में बढ़त है। कामकाजी मुनाफे में भी 42-43% की बढ़त देखने को मिलेगी। GIC हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पर आप देखिए नतीजे कमज़ोर हैं। मुनाफे में 46% की गिरावट देखने को मिली है, और जो नेट इंटरेस्ट इनकम है इसमें पिछले साल के मुकाबले 16% का कट है। TVS सप्लाई चेन ऑलरेडी काफ़ी करेक्टेड स्टॉक है, यहाँ पर देखें तो नतीजे कमज़ोर आए हैं। 40% की गिरावट आपको कंपनी के मुनाफे में देखने को मिली है। मार्जिन्स की बात की जाए तो लगभग फ्लैट है। कामकाजी मुनाफा और आय यहाँ पर 6 से 8% की गिरावट है। आइडिया फोर्ज नंबर्स ने थोड़ा सा सरप्राइज किया, क्योंकि पिछले साल जो 8 करोड़ का लॉस था, अब इस बार 15 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला है। और कामकाजी मुनाफे की भी बात की जाए तो 19 करोड़ के आसपास का आंकड़ा है। टॉप लाइन में
में 11% का डिसेंट एक्सपांशन है। आइडिया फोर्ज ये स्टॉक रडार पर रखेगा और बीएसई लिमिटेड यहाँ पर भी आपको रखनी है खास नज़र, क्योंकि नंबर्स बहुत ही बढ़िया आए हैं। 48 करोड़ का जो मुनाफा था इस बार बढ़कर 106 करोड़ हो गया है। मार्जिन्स 31% से बढ़कर 34%, कामकाजी मुनाफे में 57% की बढ़त और टॉप लाइन का एक्सपांशन तो बाजार को काफ़ी अच्छा लगेगा। 78% की बड़ी बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिली है। चलिए, ये तो नंबर्स की एनालिसिस हो गई, लेकिन आशीष, आज कौन से और नंबर्स आएंगे और ट्रिगर्स कौन से इंपॉर्टेंट है? देखिए, सबसे पहले तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है उसकी बैठक शुरू होगी। 8 फेब को आपको पॉलिसी का अनाउंसमेंट आएगा। साथ में रिजल्ट की बात आपने की तो निफ्टी में ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज यहाँ पर दिन के दौरान नतीजे आ सकते हैं। एफएनओ में आप देखिए चंबल फर्टिलाइजर है, गोदरेज प्रॉपर्टीज, मैक्स फाइनेंशियल्स, नवीन फ्लोराइन, ये कुछ स्टॉक है जो आप रडार पर रखेंगे। इसके अलावा जेंसॉल इंजीनियरिंग, इजी ट्रिप प्लानर्स, ब्रिगेड एंटरप्राइज, ये 3 स्टॉक कैसे हैं जहां पर बोर्ड की बैठक होगी और पूंजी जुटाने पर यहां पर विचार किया जाएगा। प्राइमरी मार्केट्स में एक्शन भरपूर है। बीएलएस ई सर्विसेज जिसको रिस्पांस काफ़ी बढ़िया देखने को मिला था, 162 टाइम का सब्सक्रिप्शन था, इशू प्राइस 135 रुपये, इशू का साइज भी एक बार याद दिला देता हूँ 311 करोड़ के आसपास का है। इसकी लिस्टिंग होगी। एनटीपीसी यहाँ पर देखिए एक्स डेट है, डिविडेंड की 2 रुपये 25 में से, गेल में इंटरिम डिविडेंड है 5.5 रुपये का, और टाटा मेटालिक्स और टाटा स्टील इसका मर्जर इफेक्टिव होगा तो यहाँ पर फोकस रखेंगे। इंडिया एनर्जी वीक 2024 6 से लेकर 9 फेब तक चलेगा तो पीएमएसए इनॉग्रेट करेंगे तो यहाँ पर भी आप फोकस रखिएगा। अब बात करते हैं हाल ही के जो आईपीओ खुला है कल पार्क होटल्स का, इसको रिस्पांस काफ़ी बढ़िया है। रिटेल कैटेगरी में आप देखिए 5.7% का सब्सक्रिप्शन है, टोटल सब्सक्रिप्शन का आंकड़ा है 2.5 टाइम्स का, काफ़ी अच्छा है। इंडिया एनर्जी एक्सचेंज IEX ये स्टॉक आप रडार पर रखिएगा क्योंकि इसके जैन के अपडेट आए हैं और यहाँ पर आप देखिए वॉल्यूम में 26% की बढ़त पिछले साल के मुकाबले आपको देखने को मिली है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो कुल वॉल्यूम बढ़कर 10,893 MU यहाँ पर काफ़ी अच्छा अपडेट यहाँ पर आया है। पेटीएम पर लगातार हर प्रकार की खबरें आ रही हैं। कल दिन के दौरान कुछ खबरें थी कि जियो फाइनेंशियल्स हो सकता है कि जो वॉलेट बिजनेस है वो ले सकता है, लेकिन जियो फाइनेंशियल्स की तरफ से सफाई आ गई कि सारी खबरें स्पेक्युलेटिव है और इनका कोई भी ऐसा विचार नहीं है। लेकिन साथ में एक दिक्कत की खबर पेटीएम के लिए ये भी है कि फॉरेन एक्सचेंज नियमों के उल्लंघन के लिए पेटीएम के ऊपर जो है आगे जांच चल रही है और इसके ऊपर कंपनी ने सफाई दी है। हालांकि कंपनी लगातार ये कहती जा रही कि इनका सीधे तौर पर कोई भी इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं है। जाइडस लाइफ साइंसेज, यहाँ पर 9 फेब को बोर्ड की बैठक है जहाँ पर बायबैक पर विचार किया जाएगा। श्री सीमेंट पर लगातार खबरें आ रही हैं। हमने भी कल आपको एक खबर बताई थी तो कंपनी ने कहा है कि आईटी डिपार्टमेंट से शो कॉज नोटिस तो मिल गया है लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई डिमांड नोटिस अभी तक नहीं मिला है। शो कॉज नोटिस मिल चुका है। एसपी अपैरल यहाँ पर फोकस रखेगा क्योंकि इन्होंने बनारी अमान के साथ एक करार किया है जहाँ पर YBAPL यहाँ पर इनकी पूरी जो हिस्सेदारी है इसमें ये अधिग्रहण करेंगे 95 करोड़ में, तो फोकस करेंगे। और साथ में फंड एक्शन की बात की जाए तो आंध्र पेपर ये स्टॉक रडार पर रखेगा क्योंकि राधा कृष्ण दमानी जो है इस इन्वेस्टर, इनकी एंटिटी है ब्राइट स्टार इन्वेस्टमेंट्स, इन्होंने करीब 2,99,000 शेयर यानी 0.7% इक्विटी जो है वो बेच दी है 542 रुपये 6 पैसे के दाम पर। और अब इनका जो स्टेक है वो 1% से कम हो गया, पहले 1% था, अब वो घटकर 0.3% हो गया। ओके, चलिए, तो ढेरों खबरें हैं, ट्रिगर्स हैं और ऑफ कोर्स नतीजे तो आएंगे जिन पर आपको फोकस करना है। धन्यवाद आशीष डिटेल के लिए। आइए मार्केट एक्सपर्ट्स की राय भी जान लेते हैं। मोतीलाल ओसवाल की शिवांगी सारदा हमारे साथ शो में शामिल हो चुकी हैं। शिवांगी जी, जरा बताइए कौन से स्टॉक सेक्टर्स पे आज खास आपकी नजर रहने वाली है? जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग नेहा जी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मार्केट में कोई भी सपोर्ट बेस्ड बाइंग काफी स्ट्रांगली नजर आते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे पहला पसंदीदा काउंटर मेरा जो रहेगा वो है भारत फोर्ज पे। स्टॉक अपने एक रीसेंट की रिट्रेसमेंट लेवल के आसपास आके वापस बेस बना के टर्न करते हुए दिख रहा है। वॉल्यूम और प्राइस का एक सर्ज कल के एक सेशन में देखने को मिला और एक पिछले कई दिनों के रेंज से निकल के स्टॉक ने एक अच्छी क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी 1320 के टारगेट्स के लिए 1245 के एक स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा पिक मेरा रहेगा क्यूमिंस इंडिया पे। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई टेरिटरी में कामकाज कर रहा है और काफी स्ट्रॉन्ग रेजिलेंटली खड़ा है। पिछले 4 महीनों से कंटिन्यूसली आउट परफॉर्मेंस हमने देखा है इसमें। वीकली फ्रेम में भी एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल में काम कर रहा है। काफी एक अच्छा फॉलो अप बाइंग जो है वो स्ट्रॉन्गली नजर आते हुए दिख रहा है इसमें। तो यहाँ पे एक्सटेंड होते हुए दिखेगी ये मूव 2450 के टारगेट्स के लिए 2300 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ओके, एक बार जरा टारगेट रिपीट कर दीजिए। जी बिल्कुल, क्यूमिंस इंडिया पे टारगेट रहेगा 2450 का 2300 के एक स्टॉप लॉस के साथ। भारत फोर्ज में टारगेट रहेगा 1320 का 1245 के एक स्टॉप लॉस के साथ।
ऑलराइट, थैंक यू सो मच शिवांगी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ कहाँ है कमाई के मौके। भारत फोर्ज और कमिंस इंडिया, इन दो कंपनीज पर रखिएगा नजर। कमोडिटी बाजार की रणनीति समझ लेते हैं। केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। अजय जी गुड मॉर्निंग सर, बहुत स्वागत है। सोने चांदी पर पहले फोकस कर लेते हैं, प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है मजबूत डॉलर इंडेक्स की वजह से, आज क्या करना है? वेरी गुड मॉर्निंग नेहा जी। डेफिनेटली डॉलर इंडेक्स में अगर हम देखें तो पिछले हफ्ते हम देख रहे थे 103.20 का लेवल, बट अब 200 मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है। और जिस ढंग से हमने फेड के स्टेटमेंट के बाद देखा कि कोई इतनी हेस्टिनेस नहीं है कि हम इमीडिएटली रेट कट करें, तो आई थिंक मार्च में तो रेट कट होना नहीं, क्योंकि सीएमई टूल अब 16% पे आ चुका है। अप्रैल में भी नहीं लग रहा, मई में जाकर या बियॉन्ड मई जाकर हो सकता है रेट कट, जिसके चलते हम देख रहे हैं सोने में कंटिन्यू गिरावट है। टाइमिंग मुझे लगता है थोड़ा भी अगर रिट्रेसमेंट मिलता है, इंटरनेशनल में भी करीबन 2030-35 के आसपास बेच की चलिए, नीचे में 2010 तक का लेवल लग रहा है। जबकि एमसीएक्स में कल हमने काफी अच्छी गिरावट देखी है, लास्ट में रिकवरी जरूर थी, बट आज के लिए 62,400 पे बेचना है, 62,640 का स्टॉप लॉस रहेगा, 61,950 तक के टारगेट हम गोल्ड में देख पाएंगे। वहीं अगर चांदी की अगर बात करें तो चांदी ज्यादा खराब दिख रही, क्योंकि गोल्ड सिल्वर रेशियो अब 90 के ऊपर आ चुका है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि 70,650 पे बेचना है चांदी को, 71,000 का स्टॉप लॉस रखना है, और 70,000 का टारगेट हम चांदी में भी ले सकते हैं। ओके, मेटल्स पे क्या राय बन रही है आपकी? एज कम्पेयर टू बुलियन मेटल मुझे लगता है कि काफी शांत है। जिस ढंग से हॉलीडे मूड चाइना में बन रहा है, Correct. कोई बड़ा मोमेंटम ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। आने वाले वीक में भी हम देख रहे हैं कि मार्केट एक सीमित दायरे में रहेगा। तो खास करके कॉपर की अगर बात करें तो एक दायरा बना हुआ रहेगा जो 713 से 719 का रहेगा। जिंक के अंदर भी हम देख रहे हैं कि 216 से लेकर 219 का रहेगा, बट आज मार्केट में थोड़ा प्रेशर जरूर है। उसी को देखते हुए 718 पे कॉपर को बेचिए, 720 का स्टॉप लॉस रखिए, 713 का टारगेट रहेगा। जिंक के अंदर भी 218 के रेंज में बेच के चलिए, 220 का स्टॉप लॉस रहेगा, 215 का टारगेट रहेगा। ओके, और कच्चे तेल में क्या करना है? कच्चे तेल में हमने रिसेंटली देखा था कि जो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स है वो काफी चेंज ओवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम देख रहे हैं कि रशिया यूक्रेन के बीच में जो कंसर्न्स है वो मजबूत डॉलर को भी ऑफसेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कच्चे तेल में इनिशियल जो गिरावट आनी थी वो आ चुकी है। अब यहाँ से थोड़ा टेक्निकल बाउंस है, तो 6020 पे लेके चलिए, 5920 का स्टॉप लॉस रहेगा, 6180 का टारगेट हम कच्चे तेल में देख पाएंगे। एक बार स्टॉप लॉस टारगेट रिपीट करेंगे क्रूड का? 5920 के स्टॉप लॉस से कच्चे तेल को बाय करना चाहिए, 6180 के टारगेट के लिए। ओके, थैंक यू सो मच केडिया जी बताने के लिए कि नॉन एग्री कमोडिटी में कहाँ कहाँ है कमाई के मौके। आइए अब बढ़ते आगे एफआईआर यानी एफआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की तरफ और देख लेते हैं कि फॉरेन ब्रोकरेजेस की नजर कहाँ है। तो भारतीय एयरटेल ये रडार पर है, CLSA बाय की यहाँ पर रिकमेंडेशन बरकरार रखे हुए हैं, टारगेट इन्होंने बढ़ा दिया, 1370 नया टारगेट है। मॉर्गन स्टैनली भी भारतीय एयरटेल पर इक्वल वेट की राय दे रहे हैं, 1015 उनका टारगेट है। और जेपी मॉर्गन की तरफ से न्यूट्रल का स्टैंस बरकरार है 1100 के लक्ष्य के लिए। अब बारी आती है अशोक लेलैंड के नंबर्स के बाद। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट का स्टैंस बरकरार रखे हैं, 223 का टारगेट है। जेफरीज की बात करें तो इन्होंने भी खरीदारी का लक्ष्य बरकरार रखा हुआ है, टारगेट यहाँ पर 210 का। मैक्वारी न्यूट्रल का स्टैंस बरकरार है 184 के टारगेट के लिए। बीएससी की अगर बात करें तो जेफरीज खरीद की रिकमेंडेशन अपनी बरकरार रखे हुए हैं, लक्ष्य सुझाया है 3000 का। अब बारी आती है टीसीएस की। HSBC डबल अपग्रेड कर रहे हैं, होल्ड से अब बाय की रिकमेंडेशन और टारगेट भी बढ़ा दिया है 4505, 4505 अब इनका नया टारगेट है। एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स की बात करें, कल इसके नंबर्स आए हैं दिन के दौरान। HSBC होल्ड की राय बरकरार रखे हैं, टारगेट 835 का दिया, यहाँ पर भी इन्होंने टारगेट बढ़ाया है। कंसा एरोलैक की बात करें, इसके नंबर्स कल ट्रेडिंग के दौरान आए थे दोपहर के सेशन में। मॉर्गन स्टैनली अंडरवेट का स्टैंस बरकरार रखे हुए हैं, टारगेट 250 का है। जबकि मैक्वेरी न्यूट्रल का स्टैंस बरकरार रखे हैं 360 के टारगेट के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वरुण बेवरेजेस, CLSA की तरफ से बाय की पोजीशन बरकरार है, टारगेट इन्होंने हालांकि बढ़ा दिया, 1600 अब नया टारगेट है। रेफरीज की अगर बात करें, इन्होंने भी खरीद का स्टैंस बरकरार रखा है, टारगेट अब बढ़ाकर 1480 का कर दिया है। इसी के साथ हम शो को यहीं रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।